हेलो दोस्तों, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी का हिंदी का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर है हिंदी में वर्ण विचार। तो आज की इस क्लास में हम इसी वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं शुरू। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं कि किसी भी भाषा की जो मौखिक ध्वनियाँ हैं उसको लिखित रूप में जब अभिव्यक्त किया जाता है तो जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है वो लिपि कहलाती है। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको जब लिखा जाता है, इनके वर्णों को, इन चिन्हों को जब लिखा जाता है तो वो लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो आपको बताना हिंदी की लिपि जो है वो हिंदी की देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है और वही मानक स्वरूप हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देवनागरी लिपि का जो निर्धारित मानक रूप है वो क्या है, तो यहाँ पर जो वर्ण विचार की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो यहाँ पर वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्वर हैं और हिंदी में ये इनकी संख्या 11 है। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, अगर छोटा सा प्रश्न बनता है तो याद रखना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब मात्राओं की बात करते हैं। मात्राएं, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की एक मात्रा होती है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की एक मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा जो इधर होती है इस साइड, बड़ी ई की इस साइड होती है। ऊ की कोई मात्रा, ऊ की छोटे ऊ की इस साइड होती है और बड़े ऊ की इधर होती है। तो इस तरीके से इनकी मात्राएं हैं। ए की एक मात्रा होती है, आई की दो होती हैं, ओ की एक होती है और औ की दो मात्राएं और खड़ी पाई होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो मात्रा है और मात्राओं के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी लघु स्वर, यानी जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है वो गुरु स्वर। मात्राएं की बात हमने करी। उसके बाद में हिंदी में जो वर्ण होते हैं उसमें एक होता है अनुस्वार। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जो बिंदी लगी रहती है, ऊपर जो पॉइंट लगता है ना, बिंदी लगती है, ये अनुस्वार कहलाती है। किसी भी वर्ण के ऊपर जब ये बिंदी लगती है, जैसे अ के ऊपर है ना ये, तो ये है अनुस्वार। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, तो ये अ, स और ह के ऊपर में जो बिंदी लगी है ये अनुस्वार कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हिंदी में एक और प्रकार के अक्षर वर्ण होते हैं वो है अनुनासिक, और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। मतलब चंद्रमा बना करके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह के ऊपर चंद्रमा और उसके ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं। हंसना, धुआं, चांद, ये। इसके बाद में नेक्स्ट होता है विसर्ग। विसर्ग में ये होता है कि जैसे किसी भी वर्ण के पास में इस प्रकार की जो दो बिंदु दिए होते हैं ये विसर्ग कहलाता है। जैसे कि अध गति, दुख, मन स्थिति, तो ये विसर्ग कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन जो है कुल 35 हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यंजन होते हैं। और व्यंजन जो है ये स्वर, इसमें स्वर भी होता है, मतलब स्वर इसमें शामिल है। और अगर जब इसमें से स्वर हम निकाल देते हैं तो नीचे हलंत आता है, नीचे ऐसे एक तिरछी लाइन आती है, ऐसे तिरछी लाइन वो हलंत कहलाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो व्यंजन है, इसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद में एक हल चिन्ह होता है, हल चिन्ह, तो जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराह्न, तो ये हल चिन्ह हो गया। फिर आते हैं ग्रहित स्वर, जैसे ओ, है ना, और उसके बाद में क, ये नीचे जो बिंदु लगा हुआ है ये ग्रहित स्वर है, ये फारसी के वर्ण हैं। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित जिसकी ध्वनि अ होती है, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज आदि। फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ जैसे गरीब, गज़ल, फन, कोम। ठीक है, तो ये फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ हैं।
विशेष की बात करेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। छोटा सा प्रश्न बन सकता है, भाषा के कितने रूप होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए जा सकते हैं। मौखिक भाषा के कितने रूप हैं, 2, 3, 4, 5, तो आपको करना है भाषा के 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट, भाषा मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अभी हमने देखा लिपि क्या होती है कि जो मौखिक भाषा होती है उसको जब लिखित रूप में उसे अभिव्यक्त किया जाता है तो वो लिपि कहलाती है। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हमने देखा हिंदी, संस्कृत, इनकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। ये भाषा जो है वो विस्तृत होती है, बड़ी होती है, ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और उस भाषा के जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे रूप होते हैं वो बोली कहलाते हैं। तो एक भाषा में कई सारी बोलियां हो सकती है। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। याद रखिएगा, व्याकरण क्या है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी जो जानकारी हमें प्रदान करता है वो शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अब हम वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण की बात आती है कि वर्ण होता क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण, वर्ण, शब्द, वाक्य, इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको लिखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और ये जो वर्ण होते हैं ना, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब छोटी से छोटी इकाई जो है वो भाषा की वर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वे इस प्रकार होंगे पी और धन ला। ठीक है, तो ये 2 टुकड़े हो गए पी ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो होंगे प, है ना, ये नीचे देखिए हलंत है, मतलब इसमें से स्वर निकाल दिया गया है। और इसके बाद में धन ई, प ई, तो ये हो गया पी, और उसके बाद ल धन आ तो हो गया ला। तो ये इसके टुकड़े किए और अब इससे आगे टुकड़े करना, किसके आगे जो है ये प और ई, ल और आ, इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। ठीक है, अब यदि प ई ल आ के भी टुकड़े करना चाहे तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती हैं और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये प है, ये ई है, ये ल है, ये आ है, ये वर्ण है और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये ध्वनियाँ 2 ही प्रकार की होती हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णों के मेल से, अब ये जो वर्ण है जैसे प, ई, ल, आ, इन सब का मेल होता है। जब इनको संयुक्त किया जाता है तो इनके मेल से शब्द बनते हैं, जैसे बना पीला। ठीक है, और शब्दों के मेल से जब और ज़्यादा शब्दों को मिलाया जाता है तो शब्दों का जो सार्थक मेल होता है वो वाक्य कहलाता है और वाक्यों से फिर भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। प्रश्न छोटा बन सकता है, भाषा का मूल आधार क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है वर्ण। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या जो है वो 44 होती है। और 44 में अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर 11 होते हैं और वर्ण 35 होते हैं। याद रखिएगा, 11 स्वर 35 वर्ण। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब हम स्वर की बात करते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं और ये 11 होते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो स्वर भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अ, आ, ई, तो इसमें हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ये 11 जो है ना, ये स्वर होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ तथा री मूल स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ये मूल स्वर हम कह सकते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। लघु यानी छोटा,
ठीक है। तो ये चार जो है ना, ये छोटे स्वर हैं, लघु स्वर हैं, मूल स्वर हैं। प्रश्न बन सकता है मूल स्वर कौन से हैं, है ना। ऑप्शन आ सकता है अ, ई, उ, री, उसके बाद में अ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ऐसे अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये मूल स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं और इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। इनमें जो री है ना, ये री आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये री जो मूल स्वर है, इसका हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण इसे री के रूप में उच्चारित किया जाता है। र, धन, ई, छोटी री के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री के समान ही होने लगा है। अब स्वरों के भेद, स्वर के भेद हम देखेंगे। दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर और गुरु स्वर। अभी हमने देखा जैसे ये मूल स्वर हैं, ये ह्रस्व हैं, ये मूल हैं, ये ह्रस्व हैं। तो ह्रस्व यानी लघु हैं, छोटे हैं, और दूसरे होते हैं दीर्घ, दीर्घ यानी गुरु स्वर। अब देखिए, पहले बात करेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कम लगता है, ये चार हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है, ये चार हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, ये जो अपन ने देखे ये चार मूल स्वर हैं, इनसे दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये 7 होते हैं संख्या में। तो 7 और 4 टोटल 11 हुए। अभी हमने देखा हिंदी में स्वर जब वो 11 होते हैं, वर्ण 35 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं, और इस तरीके से टोटल वर्ण जो है वो 44 होते हैं। 11 स्वर, 35 व्यंजन, तो इस तरीके से 11 और 35 टोटल 44 वर्ण हुए। तो अब ये बात करेंगे जो दीर्घ स्वर हैं, इसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ठीक है। तो ये जो 7 हैं, ये 7 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। हमने देखा स्वर और व्यंजन, हम पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के हुए, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। अब बात करेंगे व्यंजन की। जो वर्ण यानी अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, और मूल रूप में व्यंजन जो है ये स्वर रहित होते हैं। मूल जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, और इन्हें जो है ना इस तरीके से लिखा जाता है, हलंत होता है इनके नीचे, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ऐसे, ठीक है। अब देखिए हल चिन्ह, ये नीचे जो आता है, जैसे क के नीचे जो लाइन है ये हल कहलाती है, नीचे वाली लाइन हल कहलाती है। तो वर्ण के स्वर रहित होने का परिचय है। अगर किसी वर्ण के नीचे ये लाइन इस तरीके से है ना, ये लाइन जो आप देख रहे हैं नीचे, अगर ऐसी लाइन है तो इसका मतलब है कि उस वर्ण में स्वर नहीं है और वो व्यंजन कहलाता है, शुद्ध व्यंजन जिसमें स्वर नहीं है। तो स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर उसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराह्न या अपराह्न, पाठ्य या पाठ्य, विश्व या विश्व, क्यारी अथवा क्यारी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। तो ये जो व्यंजन है 35 व्यंजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क, ख, ग, घ, ढ, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुल इनकी संख्या 35 है, और ये स्वर रहित होते हैं, शुद्ध रूप में व्यंजन स्वर रहित होते हैं। इन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर युक्त व्यंजन और इनका वर्गीकरण। अब देखिए जो उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो इनके अलग अलग वर्ग होते हैं। सबसे पहले जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है और इनकी नाम ध्वनि क्या है। तो क वर्ग में आते अ, आ, उसके बाद में क, ख, ग, घ, ड़, और तथा विसर्ग होता है ह। तो ये जो है ना ये क वर्ग में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। इनका उच्चारण कंठ से होता है, आप कंठ से, जैसे क, ख, ग, इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। इसीलिए जो क वर्ग वाले जो व्यंजन है इन्हें कंठीय व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में आता है च वर्ग, ये इसमें आते हैं ई, च, छ, ज, झ, न, य, श। ये इनका उच्चारण जो वो तालु से होता है ना, च, छ, ऐसे, तो ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है ट वर्ग, इसमें होता है ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, री,
श, र, ये इनका उच्चारण मूर्धा से होता है और ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है त वर्ग। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न, ल, स। इनका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए ये दंतीय वर्ण कहलाते हैं और व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद में आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, उ, री। ये इनका उच्चारण ओष्ठ से, होठों से होता है ना, ओष्ठ से होता है, इसलिए ओष्ठ कहलाते हैं। इसके बाद में आता है ए और आई। इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए ये कंठीय तालव्य कहलाते हैं। फिर आता है व का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है ना, व, तो ये दंतोष्ठ कहलाता है। और ओ और औ इनका कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। अब है नासिक व्यंजन। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, और व्यंजन में नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तड़, न्या, न्या, न, मा। नाक की सहायता से जहाँ पर बोला जाता है, जिनका उच्चारण, इनका उच्चारण नासिका के साथ होता है, ठीक है, तो ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और नासिका के साथ साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। एक आता है अंतस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, जिसमें आता है श, श, स, ह। इन वर्गों का उच्चारण जो है उच्चारण स्थान के साथ साथ प्रश्वास वायु यानी छोड़ने वाली जो वायु है, इसके घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, और स का उच्चारण करते समय मूर्धा से, और स का उच्चारण करते समय दांतों से स्पर्श करती है। फिर आता है संयुक्त व्यंजन, जिसमें होता है छ, त्र और ज्ञ एवं स्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार इस तरीके से है, जैसे क, श, अ, ये क्ष हो गया, त, र, अ, त्र हो गया, ज, न्य, अ, ज, न्य हो गया, और स, र, अ, स्र हो गया। हिंदी में ये जो ज है, यज है ना, इसे ज भी बोलते हैं, इसे ज्ञ भी बोलते हैं, है ना। यज शुद्ध रूप तो इसका ज है, यज जैसे, लेकिन अपन ज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी, है ना, ज्ञानी भी बोलते हैं इसे, ज्ञानी। तो हिंदी में ज का उच्चारण ज्ञ होता है, आधा ग और य ज्ञ होता है, इसीलिए इसका विस्तार जो है वो ग, य, अ होता है, ज्ञ की तरह भी होने लगा है। तो ये हमने देखा था वर्ण विचार हिंदी में, और वर्ण विचारों में हमने देखा कि कुल कितने जो है वो वर्ण होते हैं, टोटल 44 वर्ण होते हैं। इसमें इसके दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। 11 स्वर होते हैं। स्वरों को फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। 4 ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं, इस तरीके से 11 स्वर हो गए। उसके बाद में बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजनों की संख्या 35 होती है, 35 और 11 44 जो है वो वर्ण होते हैं। अब इनके जो अलग अलग व्यंजन जो हैं, ये अलग अलग हमने देखा, उच्चारण स्थान के आधार पर, इनकी उत्पत्ति के आधार पर जो है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा वर्ण विचार हमने देख लिया। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।